एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आज हम लोग डिजिटल सर्किट्स के सब्जेक्ट में पूछे गए सवाल जो हैं 2018 गेट के क्वेश्चन पेपर में वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है लॉजिक फैमिली से और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ लॉजिक फंक्शन एफ एक्स वाई रियलाइज बाय द गिवन सर्किट इज। एक सर्किट दे रखा है जो कि सी मॉस का है और ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है ये सर्किट इसका है। तो जब भी सी मॉस का है उसका एक फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना चाहिए। सी मॉस का फॉर्मूला ये है कि अगर आपके गेट्स सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उसको एंड ऑपरेशन कर दीजिए, और पैरेलल में है तो आप सिंपली और ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद में इन दोनों का इन्वर्ट करेंगे फाइनली। तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो इन्वर्जन के बाद मिलेगा। तो अगर आपको एफ एक्स कोमा वाई चाहिए तो मुझे ये चेक करना है कि जो नीचे वाला एन मॉस है, ऊपर वाला पी मॉस है, उसमें क्या क्या कनेक्शन है। चेक करते हैं। ये एक्स जा रहा है, इधर आएगा तो एक्स बार आएगा और वही एक्स बार यहाँ पे कनेक्टेड है तो मुझे एक्स बार लिखना पड़ेगा। सिमिलरली वाई का इन्वर्टिंग होके यहाँ पे वाई बार मिल रहा है। दूसरे वाले केस में जो इसके पैरेलल में कनेक्टेड है दैट इज सिंपली एक्स एंड वाई। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। सीरीज और पैरेलल में अगर ये कनेक्शन हो सीरीज में तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका एंड ऑपरेशन करेंगे सिंपली। फिर अगर पैरेलल में दिख रहा है तो यानी इन दोनों के पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, राइट। यानी एक्स और वाई तो आपस में सीरीज में, लेकिन एक्स बार और वाई बार ये सीरीज में और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो उनका और ऑपरेशन करेंगे। फिर उसका इन्वर्टेशन लेंगे तो अपने को एफ एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक्स बार और वाई बार ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं सिंपली लिखूंगा एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स और वाई अगेन सीरीज में तो इसको भी मैं एक्स और वाई सीरीज में इसका डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे सीरीज का एंड ऑपरेशन करना है। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में तो ये दोनों पैरेलल में और ये मुझे वापस उसका इन्वर्जन करना है, दैट इज एफ एक्स कॉमा वाई। ये अपने को फाइनल आंसर देगा एक्स बार वाई बार का डॉट प्रोडक्ट और एक्स वाई का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का वापस और ऑपरेशन क्योंकि ये पैरेलल में, फिर उसका होल इन्वर्जन। देखते हैं क्या आता है। एक्स बार वाई बार का होल बार दैट इज, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो ऊपर एक बार ऑपरेशन दे रखा है उसके अंदर ब्रैकेट में क्या ऑपरेशन शो हो रहा है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, ये सिंपली एक्स नॉर का ऑपरेशन होता है, राइट। तो अगर मैं ये लिखूं कि एक्स नॉर का बार दैट इज सिंपली एक्स और, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल सकता है। एक्स नॉर कैसे, तो यानी आप इसको बेसिकली लिखेंगे ऐसे, एक्स और वाई का एक्स नॉर ऑपरेशन, फिर उसका बार दैट इज एक्स और वाई का, और ये क्या आएगा वापस आगे जाके दैट इज एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। अब ये तो हुआ डायरेक्ट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो इसको ओपन करिए, एक्स बार वाई बार इसको अलग किया दैट इज होल बार डॉट एक्स वाई का होल बार। अगेन ये डी मॉर्गन अप्लाई किया मैंने, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं, एक्स बार वाई बार का अलग अलग बार प्लस डॉट एक्स बार प्लस वाई बार। डबल बार हो गया, इसका मतलब ये सिंपली एक्स बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई और ये एक्स बार प्लस वाई बार। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स बार 0, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई वाई बार 0, दैट इज सिंपली दिस ऑपरेशन एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, दैट इज नथिंग बट द एक्स और ऑपरेशन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आज आपके पास हो जाएगा दैट इज सिंपली एक्स और। ठीक, वापस एक बार देख लीजिए। जबकि आपके पास सीमॉस का सर्किट आपको दिखे तो जब उनके सीरीज वाले जो कनेक्शंस हैं उनको तो आप सिंपली एंड ऑपरेशन लगा के सॉल्व करिए, और अगर कोई पैरेलल दिखता है तो उसको और ऑपरेशन करिए। फाइनली उनका इन्वर्जन जरूरी है, ये ध्यान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का ही है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अ फंक्शन एफ ए बी सी डिफाइंड बाय द 3 बूलियन वेरिएबल्स ए बी सी व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय। ध्यान दीजिए, एसओपी फॉर्मेट में आपने को फंक्शन दे रखा है और वेयर ए बार बी बार सी आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, द प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है।
फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द सम, यानी बिल्कुल सम ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंट वर्जन मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जिन जिन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू 1 है वो यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, प्रोडक्ट करके उनका सम किया जाता है, इसलिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो जो इसी फंक्शन को मुझे एसओपी की जगह पीओएस फॉर्मेट में पूछा है कि वो क्या होगा, तो बस जहाँ जहाँ ये वेरिएबल्स पे 1 1 है उनके अलावा जो वेरिएबल्स बच गए हैं उनको लिखना है अपने को। तो पहले तो ये देख लीजिए ये कितने वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स पे ये 1 हो रहा है, या 3 वेरिएबल का फंक्शन अपने को एसओपी फॉर्मेट में दे रखा है, 3 वेरिएबल मतलब ए बी सी, तो जो दूसरे वाले टर्म पीओएस में होंगे उसमें भी 3 वेरिएबल ही होंगे, बट 3 वैल्यूज कौन कौन से टर्म्स पे वो 1 हो रहा है वो चेक करना है। तो ये ध्यान रखना एसओपी में आप कोई भी वेरिएबल लेना है, जैसे ए उसको तो अपन लिखेंगे 1 और ए बार को लिखेंगे 0 जो कि एक जनरल वैल्यू है। जब आप इसी को पीओएस में लिखेंगे तो अब ए को लिखेंगे आप 0 और ए बार को लिखेंगे आप 1। ठीक, बस खत्म हो गई बात। ए बार बी बार सी बार इन तीनों को लिखना हो मुझे कंबाइंड में तो 0 0 0, यानी ये वाली वेरिएबल की जो टर्म है जो वैल्यू है यानी 0। ठीक, सिमिलरली 0 1 0 दैट इज सिंपली 2 एंड ए बी बार सी बार दैट इज 4। तो 0 2 और 4 इनके अलावा कौन से टर्म्स बच गई वो अपने पास पीओएस की टर्म में होगी और उसको अपने को पीओएस में लिखना है। तो पीछे वाली जो टर्म्स बच गई दैट इज एम पाई, 0 इधर आ गया तो पीछे बचा 1, 2 आ ही गया अपने पास, 3 4 छोड़ दो, 5 6 एंड 7, यानी 1 3 5 6 7 वो टर्म्स हैं जहां पर ये पीओएस की फॉर्मेट में इस एफ को लिखा जा सकता है। तो ऑप्शंस में जब जाएंगे तो ये 5 टर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन में केवल मेरे पास 1 2 और 3 ही अवेलेबल, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अब मुझे ये चेक करना है कि पीछे सी और डी उसमें क्या 5 टर्म्स है, यस 1 2 3 4 एंड 5 दोनों में 5 5 टर्म्स है। अब 1 3 5 6 7 कहाँ आ रहा है, बस वो अपना ऑप्शन हो गया, आंसर सही हो जाएगा वहां पर। 1 को कैसे लिखना है वो चेक कर लेते हैं। जब आप 1 को पूछा अपने को पीओएस फॉर्मेट में ना, तो ये ध्यान रखना 1 को पीओएस के फॉर्मेट में लिखना है। पीओएस में 1 को कैसे लिखा जाता है, ए बार के फॉर्मेट में, मतलब 1 को लिखना है इसका मतलब ये हो गया 0 0 1। अब 0 को लिखता हूं मैं सिंपली जो टर्म है वो, यानी इसको मैं लिखूंगा ए प्लस दूसरे वाली टर्म भी 0 और तीसरे वाली टर्म सी उसको सी बार लिखूं, बस ये एक डिफरेंस रहता है इन दोनों। तो जहाँ पे ये चीज़ मुझे मिल रही है वो मैं चेक करता हूँ। तो फर्स्ट हमें ए प्लस बी प्लस सी बार यहाँ मिल ही गया मुझे, तो ये 1 हो गया। ठीक, अब मैं डायरेक्ट चाहे तो ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर ध्यान दीजिए 0, बी को मैं लिख सकता हूँ 0 लेकिन बी बार को मुझे 1 लिखना पड़ेगा और सी बार को मुझे वापस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पीओएस फॉर्मेट में। तो ये हो गया 0 1 1 यानी 3, तो 1 3 यहाँ मिल गया अपने पास, 1 और 3 है अपने पास। सिमिलरली 5 6 7, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉजिक गेट से ये क्वेश्चन है, द लॉजिक गेट शोन इन द डिजिटल सर्किट बिलो यूज स्ट्रॉन्ग pull down NMOS transistors for the low logic level at the outputs. Okay. When the pull downs are off, high value resistors set the output logic level high. Okay. Note that some nodes are intentionally shorted to implement wired logic. ध्यान रखना, अब इनकी वैल्यू भी आगे उसने बता दी। Such shorted nodes will be high. ये shorted node high कब होंगे? Only if the outputs of all the gates whose outputs are shorted are high. इसका मतलब ये कौन से ऑपरेशन को शो कर रहा है? If the outputs of all the gate whose outputs are shorted are high, तो चेक करते हैं, यानी ये एंड वियर्ड एंड लॉजिक को शो करता है। तो वियर्ड लॉजिक तो दे ही रखा था, तो जब आप वायर्ड लॉजिक को चेक करेंगे और वो एंड ऑपरेशन होगा तो तभी होगा जब उसके ऑल द गेट्स का आउटपुट हाई होगा। तो ऑल द गेट्स का आउटपुट हाई जब वो कनेक्टेड है तो पहले तो मुझे वो पॉइंट्स चेक करना है। तो मेरे पास ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये वायर्ड लॉजिक दे रखा है और इनका आउटपुट हाई होगा जबकि इनके सारे कनेक्टेड जो लॉजिक गेट्स के आउटपुट हाई है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछा उन्होंने द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x3 x2 x1 x0 दैट गिव्स y इज इक्वल टू 1। मेन क्वेश्चन तो ये है।
y कहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक करो कि y इज इक्वल टू 1 आएगा कब। देखते हैं। तो y जो आउटपुट है वो और गेट का है। और गेट का आउटपुट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैं इसको दे दूं a और इसको नाम दे दूं b, तो आइदर a 1 हो या फिर b 1 हो, तो ये आउटपुट हाई हो जाएगा। तो मुझे अगर b को 1 करना ही है, ठीक है, तो x3 को 1 होना ही पड़ेगा। ठीक, सिंपल। और b की वैल्यू 0 हुई तो a को 1 होना ही पड़ेगा y को आउटपुट 1 करने के लिए। तो b तो सिंपल है, सीधा x3 को 1 किया तो b 1 हो गया, आउटपुट अपना 1 मिल सकता है। तो अभी मैं a को 1 करने की सोचता हूँ कि a 1 कब कब होगा। चेक करते हैं a आ कहाँ से रहा है। तो अब देखो, ये एक एंड गेट है, इसका आउटपुट, और एक ये वाला जो नॉट गेट का आउटपुट, यानी x नॉट का बार आउटपुट मिलेगा ना यहाँ पे, यानी x नॉट का बार और इस एंड गेट का आउटपुट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब 1 होगा तब ये वाला पॉइंट 1 होगा और तब ये a1 हो जाएगा। सिंपल। देखते हैं। अब मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ c, किसको, एंड गेट के आउटपुट को। तो c1 कब कब होगा, c1 तब होगा जब इसके दोनों इनपुट 1 हो। सिंपल है। तो c को अगर यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो मान लीजिए, ठीक, तो आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, c का ये वाला पोर्शन 1 है, तो x नॉट तो हमेशा x नॉट बार को 0 ही देगा। और चूंकि मैंने आपको ये बताया, ये वाला लॉजिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस c एंड दिस एंड प्रोडक्ट, तो 0 हमेशा ये रहेगा। अगर इसको 1 करना है तो 0 इंटू 1, हमेशा ये तो 0 रहेगा। दूसरा केस तुमने ले भी लिया, यानी x नॉट को 1 कर दूं मैं, अगर इसको 1 करूं तो इसको 0 होना पड़ेगा, और ये यहाँ पे 0 मिला तो ये आउटपुट 0 आएगा, दैट इज अगेन 0। यानी a तो कभी भी 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस एंड वायर्ड एंड लॉजिक को प्रूव करने के लिए एंड गेट के आउटपुट को 1 होना पड़ेगा। एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होगा जब इसके दोनों इनपुट 1 हो। दोनों इनपुट का मैं 1 कर भी दूं तो ये वाला आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। इस 0 का और इस एंड गेट का आउटपुट का डॉट प्रोडक्ट 1 कभी आ ही नहीं सकता, और वो नहीं आ सकता तो a की वैल्यू 1 हो नहीं सकती। तो पूरा का पूरा दारोमदार किस पे आ गया, इस x3, यानी b की वैल्यू पे। तो b की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तब आउटपुट की वैल्यू 1, यानी y की वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो चेक करना है। तो अब तुम्हारे हिसाब से भले ही वो कुछ भी हो ना, क्योंकि ये तो और गेट है, तो b1 हो गया तो उधर a1 चलो कोई कारण से आ भी जाए, आएगा तो नहीं, वो तो अपन ने देख ही लिया। a की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए तो भी कोई बात नहीं, 1 आ जाए तो भी कोई बात नहीं, b की वैल्यू 1 आती, y की वैल्यू 1। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द x3 x2 एंड x1 एंड x0, इन चारों की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे जहाँ पे y इज इक्वल टू 1 होगा, तो वो अपन चेक करना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि x3 1 होना चाहिए, बाकी x2 x1 और x0 कुछ भी हो, आपको कोई भी आउटपुट पे y की वैल्यू 1 को चेंज नहीं कर सकता जब तक x3 इज इक्वल टू 1 है। तो चेक करते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर आपके पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वैल्यू हैं, x3 x2 x1 और x0, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 16। तो 0 0 0 0 इस तरह से शुरू होगा पूरा मैटर, ये 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा 15। ठीक, तो जब x3 की वैल्यू मुझे 1 करनी थी तो ये 8 से शुरू होगा और 15 तक चलेगा। 1 0 0 0 8 होता है जब x3 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो x2 x1 x0 की वैल्यू कुछ भी हो, तो दो दो के पेयर होंगे, तो 2 2 2 6, और इसके x3 की वैल्यू पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ मिलके हो जाएगी 8। तो 1 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 अगर होना है तो इन पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन अपने पास आंसर रहेगा कि इन पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस पे y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो इसका जवाब अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 8। न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो आपको टाइप करके जवाब देना था। वापस ध्यान देना, अपने को y की वैल्यू 1 चाहिए थी, a या b में से,
यानी इन दोनों के इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट 1 हो, पहले 1 को तो अपन ने चेक कर लिया कि ये हमेशा 1 हो गया, तो आउटपुट की वैल्यू 1, और x3 जब 1 है तो x2 x1 x0 की वैल्यू कुछ भी हो, यानी टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जहाँ पे x3 की वैल्यू 1 रहती है आउट ऑफ 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वो अपन ने जवाब दे दिया। और दूसरे वाले ऑप्शंस को अपन ने चेक कर लिया कि वो कभी भी 1 नहीं हो सकता इस कंडीशन, तो इसका सही जवाब 8 होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल साइकिल्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो, देन येलो टू रेड एंड रेड टू, ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल है वो इस तरह से चल रही है साइकिल। इन ईच साइकिल ग्रीन इज टर्न्ड ऑन फॉर द 70 सेकंड, ओके, येलो इज टर्न्ड ऑन फॉर द 5 सेकंड, ठीक है, एंड रेड इज टर्न्ड ऑन फॉर द 75 सेकंड्स, नो प्रॉब्लम। दिस ट्रैफिक लाइट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ फाइनाइट स्टेट मशीन, एफएसएम का सवाल था। द ओनली इनपुट टू दिस एफएसएम इज अ क्लॉक ऑफ 5 सेकंड पीरियड, ओके, तो इन्होंने क्लॉक दे दी 5 पीरियड सेकंड 5 सेकंड की। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एफएसएम, तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइकिल्स निकालिए कि नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये n है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, और ये n है नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल कितनी आएगी वो चेक करते हैं, तो टोटल पहले टाइम पीरियड निकाल देते हैं, 70 प्लस 5 एंड प्लस 75, तो ये हो गया अपना पास 140 और 10 150, 150 सेकेंड की तो अपने पास टोटल ये टाइमिंग आ गई, ये टोटल टाइम पीरियड इनके ऑन होने का। फिर 5 सेकेंड का क्लॉक पीरियड है, तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो n निकालना है, दैट इज सिंपली 150 बाई 5, दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, दैट इज द 30 साइकिल्स, नो प्रॉब्लम। 30 साइकिल्स आ गई अपने पास, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल वो आ गई 30, तो 2 की पावर n आप करिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की पावर 5 रखेंगे आप, अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32 आता है, और जो कि 30 से बड़ा होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एफएसएम इज 5। इज इट क्लियर? सिंपल नंबर ऑफ साइकिल्स और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, ध्यान रखिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लेक्सर से सवाल है, ये 2 मार्क्स का है। A 4-variable Boolean function is realized using 4 crossmul multiplexers as shown in the figure. The minimized expression for the f, u, v, w, x is options दे रखे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, u और v यहाँ की सिलेक्शन लाइन्स है, w और x इसकी सिलेक्शन लाइन्स है। पहले तो ये ध्यान दीजिए i नॉट और i3 ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये कभी ऑन होगी ही नहीं। तो अगर मैं इसको मान लो d फॉर दीक्षित मान लो d, ठीक, तो d आउटपुट अगर यहाँ पे है तो d क्या होगा, d आउटपुट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, u v के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको u और v लिखेंगे, और ये आउटपुट 1 कब देंगे, d की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आई नॉट आई वन आई टू एंड आई थ्री। देखो आई नॉट हमेशा 0 है और आई थ्री हमेशा 0 है, तो इसकी चिंता करनी नहीं, d की वैल्यू डायरेक्ट अपने पास आ जाएगी, d इज इक्वल टू नथिंग बट आई नॉट सॉरी आई वन एंड आई टू जो कि वीसीसी से कनेक्टेड है, तो उनको मैं 1 लिख सकता हूँ लॉजिकली, ठीक। तो d इज इक्वल टू नथिंग बट u बार v इंटू 1, क्योंकि आई वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो 1 ही है, प्लस आई टू है u v बार, दैट इज d, खत्म। ये यहाँ की d की वैल्यू है। फिर अगला चलते हैं डब्ल्यू एक्स के पास। डब्ल्यू एक्स भी सिलेक्शन लाइन से, इसमें भी देखो आई टू और आई थ्री 0 है, तो जब मैं इस पर्टिकुलर f की निकालूंगा आउटपुट की वैल्यू, तो f क्या निकलेगा, f इज नथिंग बट वापस वही, अगर मैं w और x की टेबल बनाऊं और 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से कॉम्बिनेशन लिखूं, तो आई टू और आई थ्री हमेशा के लिए 0 है, आई नॉट और आई वन पे d मिलेगा, दैट इज सिंपली d इंटू 0 0 यानी w और x दोनों 0 0 प्लस 0 1 w बार x, ये अपना फंक्शन हो गया फाइनल f की वैल्यू। मुझे f की वैल्यू ही चाहिए u v w, d क्या है अपने पास, ये उठा के यहाँ रख दीजिए,
दैट इज नथिंग बट यू बार वी प्लस यू वी बार। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है वो भी आप पहले कॉमन ले लीजिए, दैट इज डब्ल्यू बार, यानी एक्स बार प्लस एक्स, और एक्स बार प्लस एक्स 1 हो जाता है, तो आपके पास फाइनल आंसर बचा डी डब्ल्यू बार। और डी डब्ल्यू बार क्या रहेगा वो देख लीजिए, डी है अपना यू बार वी प्लस यू वी बार, तो यू बार वी प्लस यू वी बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको डब्ल्यू से, बस ये आंसर है। चेक करते हैं ऑप्शंस में से, यू वी प्लस यू बार वी बार नहीं है, यू वी प्लस यू बार वी बार ये भी नहीं है अपने पास, यू वी बार प्लस यू बार वी इंटू डब्ल्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इस तरह से आपको देखना था, टाइम वेस्ट नहीं करनी होती है, क्योंकि जो जो जीरो पे कनेक्टेड है उनको आप इस तरह से टेबल बना के सॉल्व नहीं करेंगे, समझाने के हिसाब से आपको बताया है। डायरेक्ट जहाँ जहाँ पे 1 है उनका आप कॉम्बिनेशन लीजिए, इंटू मल्टीप्लाई 1 करके आगे के लिए सॉल्व कीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 मार्क्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है अपने पास। क्वेश्चन क्या करा, इन द सर्किट शोन बिलो पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, यानी ये पॉजिटिव एज पे ही काम करेगा। ये देखो क्लॉक पल्स है, तो ये क्लॉक यहाँ हुई, ये क्लॉक यहाँ पे हुई, और ये क्लॉक यहाँ पे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब क्लॉक पल्स पॉजिटिव आएगी इस सर्किट के ऊपर, तब ये डी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। वर्क करने का मतलब ये हुआ, जो वैल्यू डी पे होगी वो आउटपुट पे पास करेगा, ठीक। इज यूज फॉर द सैम्पलिंग इनपुट डेटा डी इन यूजिंग क्लॉक सी के, ओके। द एक्सऑर गेट आउटपुट 3.3 वोल्ट्स फॉर लॉजिक हाई, लॉजिक हाई के लिए उन्होंने 3.3 वोल्ट दे रखा है, एंड 0 वोल्ट्स फॉर द लॉजिक लो, नो प्रॉब्लम। अपने पास ये एक्स है जो आउटपुट है, और इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यू और इसका इनपुट, इन दोनों की एक्सोरिंग हो रही है, और वो अपने को आउटपुट में एक्स मिल रहा है, ठीक है। द डेटा बिट एंड क्लॉक पीरियड्स आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ, देखो डेटा बिट एंड क्लॉक पीरियड्स दोनों की वैल्यू इक्वल है, डेल्टा टी अपॉन टी क्लॉक इज इक्वल टू 0.15 ये दे रखा है। ये डेल्टा टी और टी क्लॉक ये 0.15 की डिफरेंस उसका दे रखा है रेशियो, वेयर द पैरामीटर्स डेल्टा टी एंड टी सी के आर शोन इन द फिगर, ये अपने को दे ही रखा है यहाँ पे। एज्यूम दैट द फ्लिप फ्लॉप एंड द एक्सऑर गेट आर आइडियल, मान लिया ये दोनों ही आइडियल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनपुट, ये वापस इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनपुट डेटा डी इन ट्रांजिशन, मतलब डी इन की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है हर एक क्लॉक पीरियड में, वो है 0.3, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। द एवरेज वैल्यू पूछा है उन्होंने, एवरेज वैल्यू किसकी, ऑफ द वोल्टेज एट नोड एक्स, यानी आउटपुट का एवरेज वैल्यू अपने को निकालना, वो क्या होगा। तो चेक करते हैं, जब आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा हो और क्लॉक उन्होंने पॉजिटिव एज दे रखी है, तो पॉजिटिव एज पे इनका ट्रांजिशन होगा, ये ध्यान देना। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डी इन की वैल्यू दे रखी है, डी इन की वैल्यू इस पॉजिटिव एज के निकलने के बाद चेंज हो रही है, मतलब पर्टिकुलर इस डेल्टा टी के बाद, यानी अगर मैं इसका आउटपुट बनाना चाहूँ यहाँ पे क्यू का, क्यू लिखना चाहूँ, एक्स तो बाद में लिखूंगा, केवल क्यू लिखना चाहूँ और उसके मैं वेरिएबल बनाना चाहूँ आपके पास, तो क्या आता है देखते हैं। क्या डी इन अपनी वैल्यू इस पे दे पाएगा, इस पर्टिकुलर क्लॉक पल्स, नहीं दे रहा भाई। आपने अगर उसको वैल्यू 0 मानी इनिशियली, चूंकि डी इन की वैल्यू यहाँ जाके चेंज हो रही है, और चूंकि ये पॉजिटिव एज है, तो इस पॉजिटिव एज पे जो इसकी डी इन की वैल्यू थी जो पहले से, वही रहेगी, और ये चलता जाएगा अप टू नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक। जब इसको पॉजिटिव एज मिलेगी, तब डी इन की वैल्यू, चूंकि ये पहले 0 था तो ये 1 हो गई है, राइट, ये ध्यान दीजिए, ये 0 था और ये 1 हो गई यहाँ, तो ये अपनी वैल्यू 0 से 1 कर देगा, फिर ये अगले क्लॉक पल्स से चलेगा, वहां देखा कि ये वापस 0 हो गई है, तो ये वापस 0 हो जाएगा, या आपने हाई मानी है तो लो हो जाएगी, इस तरह से। तो कहने का मतलब Q की वैल्यू आपको इंस्टेंटली इस पहली पॉजिटिव एज पे नहीं मिलेगी, पहली पॉजिटिव एज पे जो पहले वैल्यू स्टोर थी वो आपको मिल जाएगी। तो पहले 0 ही थी तो मैं 0 ही मान के चलूंगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉजिटिव पर इसकी वैल्यू डी इन की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ये 0 था तो ये 1 हो चुका है, और इसको डी की वैल्यू चेंज मिली तो इसने अपना स्टेट चेंज करके 1 कर दिया। अब क्या होगा, ये तो Q की वैल्यू आई, अब मुझे X की वैल्यू चाहिए। हो क्या रहा है, X और Q बेसिकली क्या है, Q और डी इन का एक्सऑर ऑपरेशन X है, अपने पास डी इन क्या है, ये बड़ा डी इन, तो जब डी इन 0 था और Q भी 0 था, तो एक्सऑर की वैल्यू भी 0 ही मिलेगी। आगे उसने 1 कर दिया, लेकिन ये 0 रहा, तो ये 1 हो जाएगा,
पर्टिकुलर टाइम तक जैसे ही उसने 1 किया वापस ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू पर्टिकुलर अपने पास रही है, दैट इज 3.3 वोल्टेज। तो ये टोटल तो है टी सी के और ये है डेल्टा टी। तो ऑन रहने का जो वैल्यू है 3.3, जो वैल्यू है वो रही है क्लॉक पल्स माइनस डेल्टा टी टाइम पीरियड। ठीक, अब अपने पास एवरेज वैल्यू निकालनी थी सिंपल, तो आप सिंपल एवरेज वैल्यू लिखेंगे इसकी। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वाला काम आएगा, क्योंकि डी की वैल्यू हमेशा चेंज नहीं हो रही है, इसमें प्रोबेबिलिटी दे रही। तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, जो वैल्यू है 3.3 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज वैल्यू निकालनी है, दैट इज टी सी के माइनस डेल्टा टी अपॉन टी सी। इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अपने पास बार बार वैल्यू चेंज, प्रोबेबिलिटी की डी इन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी में दे रखी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब टी सी के माइनस डेल्टा टी वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ दे रखा है डेल्टा टी अपॉन टी सी के दैट इज 0.50। तो आप डेल्टा टी को लिख सकते हैं 0.15 इंटू टी सी के, तो दैट इज 0.3 इंटू 3.3। टी सी के अपनी जगह पर रखेगा और इस डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ 0.15 टी सी के अपॉन टी सी। टी सी के कॉमन लाके 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.85। 0.3 को 3.3 से करेंगे तो ये 0.99 आएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 0.85 टी सी के अपॉन टी सी के। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बचा एवरेज वैल्यू ये 0.99 इंटू 0.85, यानी ये इसको मान लो 1 और ये 0.85 है, तो अप्रोक्स 0.84 या 85, 0.85 भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा आपका। तो इसमें ध्यान आपको ये देना था कि डी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू चेंज हो रही है पर्टिकुलर पॉजिटिव एज पे, और पॉजिटिव एज पे चेंज होने पर वो देखेंगे जो पहले आपने मानी है। जैसे आपने पहले डी इन की वैल्यू 0 थी, चेंज होके 1 हुई, यहाँ पे बिल्कुल हुई, लेकिन वहाँ पे उस समय पॉजिटिव एज थी क्या, नहीं थी। तो जो पहले वैल्यू थी वो इसका आउटपुट 0 था, तो 0 ही आपका आगे चलेगा। लेकिन जैसे अगली पॉजिटिव एज आई, इसकी वैल्यू 0 से 1 मिली इसको, तो इसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी। पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू ये वाली, अब वैल्यू जो 1 थी वो अब आके आई, तो अपन ने वो चेंज कर लिया। सिमिलरली एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी जब डिफरेंट वैल्यूज होंगी इसके वेरिएबल में। एक्स और गेट है ना, तो 0 1 होगा तो आउटपुट आएगा, या 1 0 होगा इनपुट में तो आउटपुट 1 आएगा। दोनों सेम वैल्यूज होगी तो आउटपुट 0। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने को आउटपुट 1 मिल रहा था, बस उसी का मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए थी, वो अपन, राइट। थैंक यू।